मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसने मंच, मुशायरे का जो मंच है वो हिंदुस्तान के कोई बड़े से शायर, बड़े से बड़े शायर, चाहे वो निदा फाजली मरहूम हो, राहत इंदौरी हो, या फिर बशीर बद्र साहब हो, या फिर वसीम बरेलवी हो, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी मरहूम हो, इन सबों के साथ मैंने शेयर भी किया। और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी निजामत में चाहे वो फिर निदा फाजली हो, वसीम बरेलवी हो, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी हो, बुद्धिनाथ मिश्रा जी हो, नीरज जी हो, इन सारे लोगों ने मेरी निजामत या संचालन में मुशायरे पढ़े हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों। मजहब इबादतों के तरीके का नाम, मजहब मोहब्बतों में सलीके का नाम, मजहब है एक उसूल खुदा के दयार का, मजहब निशाने राह है लोगों से प्यार का, मजहब है मीठी बांसुरी मोहन के तान की, मजहब में गूंजती सदाए अजान की, मजहब परमहंस की रातों के साथ था, मजहब विवेकानंद की बातों के साथ था, हम मजहब ही सुरखरू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, राम से, मजहब पुकारा जाता है ईसा के नाम से, मजहब गुरु की वाणी है, नानक का प्यार है, मजहब में गौतम बुद्ध के जीवन का सार है, मजहब है जिसका जो भी बुराई नहीं करो, मजहब के नाम पर अब लड़ाई नहीं करो, अरे मजहब है बुजुर्ग, इसे एहतराम दो, अब मजहब को दे सको तो मोहब्बत का नाम दो, मजहब को सिर्फ प्यारो मोहब्बत पसंद है, अब मजहब इसीलिए तो अभी तक बुलंद है, अभी तक बुलंद है, अभी तक बुलंद। देश को महान बनाने की चिंता और महान बनाने के लिए सभी के साथ चलने की चिंता है, यही एक ऐसी चिंता है कि हम सबको लेके चलें, उसमें न कोई ब्राह्मण हो, न कोई शूद्र हो, न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, सारे भारतवासी का ये नैतिक दायित्व है। मैंने देखा कि नारेबाजी में अब यार अल्लाह अकबर बहुत चिल्ला चिल्ला के तुम कहते चले जाओ, अल्लाह अकबर का असर वही नहीं लेगा जो मुसलमान है जी। उसी तरह से हिंदू भी अपना नारा अगर देते चले जाएं, उसका असर कौन लेगा? वो जो हिंदू है। लेकिन इन सब चीजों से तुम्हारी डिग्री का कोई वास्ता नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं है। अरे कोशिश करो यार कि 4 भाई 3 भाई अगर हो घर के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो लंगड़ा हो, लूला हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सैयद हो, पैठान हो, अंसारी हो, राइन हो, कोई हो, लेकिन ऐसा करो कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप, अपने खानदान का ऊंचा कर सको। इन नारों में उलझ करके, इन सियासतदानों की जो जलेबी छानने वाला हुनर है, उसमें अपने को उलझाओ मत। क्या साहित्य समाज के घावों को भरने की ताकत रखता है? 2018 तक बिहार सिविल कोर्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, और मैं 2008 में ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हुआ, शायद पहला बिहारी रहा। पूरे सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, जुडिशियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज लोअर कोर्ट के, उनका मैं नेशनल प्रेसिडेंट रहा, जो लगभग 7.5-8 लाख जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं बड़े बड़े मुद्दे जो थे उनका पिटिशनर भी रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। न मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं है, जहाँ भी विरोधाभास होता हो, असमानता होती है, अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता हो, वहां मैं जाग जाता और जागा रहता हूँ उन बातों के लिए। इसी तरह से उर्दू के हवाले से जो आपको बताया कि मैंने सब जगह जा करके देखा, मैंने घर में बैठ करके कबूतर नहीं उड़ा है। तो अब क्या कहना चाहेंगे हंसराज कॉलेज में जो आपके लिए कार्यक्रम रखा था, इस पे आपने क्या सोचे? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। समाज में जब आप निकलते हैं तो आपको अलग अलग विभूतियों से मिलने का मौका मिलता है। उसी में से आज एक हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद मोइन, जो प्रख्यात शायर हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, 11 वर्षों तक लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं, और माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट के फाउंडर चेयरमैन भी रहे हुए हैं। हाल ही में इन्होंने शायरी की दुनिया में 50 वर्षों का उल्लेखनीय सफर पूरा किया, जिसके उपलक्ष्य में दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद अभी लगभग 2 दिन पहले ये देहरादून से लौटे हैं। एक बहुत बड़े जो शायर और कवियों का समागम था, उसमें मुख्य अतिथि रहे थे, और आज हमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह उनकी साहित्यिक यात्रा की गहराई और सम्मान का प्रमाण है। आज हम उनसे उनकी जीवन यात्रा, साहित्यिक सोच, उर्दू भाषा, सामाजिक भूमिका और देश में संवाद की संस्कृति पर विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर मोइन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आपने जीवन कवियों का चुना है, इसको कहा जाता है कि कोई भी कवि
जब कुछ दुख झेलता है तो लिखना शुरू करता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था या कुछ अलग ही प्रेरणा था बचपन से? ऐसा है कि माँ बाप के साथ जब बच्चे परवरिश पाते हैं उस वक्त उनका ये एहसास जवान नहीं रहता है कि वो दुख में है या सुख में है, लेकिन माँ बाप की परवरिश के आलोक में ही फिर वो अपने जीवन को निर्धारित किया करते हैं। बस मेरे लिए भी यही समझिए, दुख का जीवन तो मैंने देखा नहीं बहुत, लेकिन हाँ जमीनी हकीकत ये थी कि ना हम कोई बहुत ही बड़े रईस के साहिबजादे थे और ना ही किसी ऐसे शख्स का हाथ मेरे सर पर बाप की हैसियत से था जो जिंदगी की जरूरतों को पूरा ना कर सकता। जी, आपके बचपन का माहौल कैसा था और घर में शिक्षा व तहजीब को किस नजर से देखा जाता था? देखिए, हमारी जो पैदाइश है वो गया में बस गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान का वो जो वृक्ष है समझ लीजिए, उससे 8-10 किलोमीटर पर फल्गु नदी के किनारे एक गांव है आप गीला, वहीं हमारा जन्म हुआ। मैं अपनी ननियाल में पैदा हुआ और वहाँ संयोग से जो मेरे जितने भी लोग थे, मेरे नाना मामू, वो सब के सब सूफी परंपरा के लोग थे और उसमें हमने उनकी नेकी को देखा, अपनी नानी की नेकी को देखा, अपनी माँ की नेकी को देखा, अपने नाना की देखा। तो इन सारे लोगों की जो नेकियों को, उनके बात करने के तरीके को, उनके उठने बैठने खाने पीने का, तो एक कल्चर्ड तरीका जो था वो बचपन में ही मुझे अपने माँ के साथ रह करके, अपने मामू के साथ रह करके मिल गया। कहीं ना कहीं जो सूफी परंपरा है वो सामाजिक सद्भाव को ज्यादा बढ़ावा देती है। बिल्कुल जी, सूफी परंपरा जो आपने सही कहा, सामाजिक सद्भाव ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के वक्त में तो ये बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही है चीजें, लेकिन उस वक्त एक दूसरे से मिलने जुलने का जो तरीका था उसमें मोहब्बत झलकती नहीं थी बल्कि छलकती थी। अच्छा जी, आपकी परवरिश ने आपकी सोच और लेखन शैली को किस तरह आकार दिया? हमारे वालिद मरहूम मोइनुद्दीन अहमद साहब, तो जनाब मोइनुद्दीन अहमद साहब हमारे वालिद जो थे वो किताबों के बड़े शौकीन थे जी, और जिंदगी में भी वो अपने जो जीवन शैली उनकी थी वो उनकी बहुत ही साफ स्पष्ट थी। मुख्तसर मैं जवाब देता चल रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज्यादा न लगे। जी जी, कपड़े को कैसे रखना है, तो वो कुर्ता पैजामा को मैं देखता था तकिया के नीचे रख देते थे। अच्छा, तो अगर आयरन नहीं भी कर रहे हैं तो सरिया के रखा जाए। अच्छा, शाम के वक्त में, जबकि वो सरकारी मुलाजिम थे, शाम के वक्त में वो बैंजो लेके बैठते थे और बेंचों पर मेरा जूता है जापानी और बहुत सारी उस वक्त के पुराने गीत बजाते थे। उनको शौक था म्यूजिक का। मैं उनके बैंजो की चाबी दे दे करके उनके तारों को ठीक करता था, उसके बाद बैठ के मैं पहला श्रोता रहता था उनका। दिन भर के ऑफिस के कामों के बाद जब सरकारी दफ्तर से फिर वो लौटते थे तो कोई ना कोई किताब हर हफ्ते, अच्छी अच्छी किताबें। उस वक्त मैंने देखा था कि वो इकबाल से लेके, जिगर से लेके, मजाज से लेके, जोश से लेके सबों की किताबों को पढ़ते थे बहुत शौक से। और बड़े बड़े महात्मा गांधी की किताबों को मैंने देखा था उनको पढ़ते हुए। वो इकबाल की जीवनी, यादों की बारात, जोश मलेहा आबादी की, तो वो सब किताबें जो थी वो मेरे मुताले में हमको भी कहते थे पढ़ा करो। तो मैं वो मुताले में मेरी आने लगी और शायरी जो है उसकी समझ हमको उनकी वजह से बहुत ज्यादा हो गई। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि पढ़ने का शौक शुरू से ही था, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम सहयोग ज्यादा मिला या संघर्ष भी था? नहीं, संघर्ष कम था। मेरे मिजाज में एक चीज शुरू से रही कि अच्छे और बुरे दोनों के को हम समझने की कोशिश करते थे और जब लगता था कि ये ठीक है तो फिर उस पर चल पड़ते थे। फिर उसमें कोई रोक नहीं सकता था मुझे। वो चाहे समाजी मामलात हो, पड़ोसियों का मामला हो, कॉलेज के दोस्तों का मामला हो, स्कूल के दोस्तों को मामला हो। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे संघर्ष करना पड़ा। मुझे बड़े प्यार से मोहल्ले ने, पड़ोस ने, स्कूल ने, कॉलेज ने रखा। कहीं ना कहीं जो परिवार था वो आपको खुद का स्वतंत्र लाइफ जीने का मौका दे रहा था कि आप खुद से अपने जीवन को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। हम 6 भाई बहनों में मैं, अपनी एक बड़ी बहन दीदी थी मेरी,
रुकैया मोइन, जी। वो इतनी अनुशासित थी कि माँ बाप से ज्यादा उनका डर था। अच्छा। और वो इतना मानती भी थी कि मेरी सारी जरूरतों को वही समझती थी। यही वजह है कि हमको कभी भी ये मौका नहीं लगा कि कोई चीज नहीं हो रही है। और मेरे दिल में अपने घर की जो बिसात थी, औकात थी, उसकी समझ थी, इसलिए हमने कभी वैसा मांगा ही नहीं जो मुझे मिल ना सके। जी। तो कहीं ना कहीं जो ये परवरिश थी, यही लेखन शैली में भी कहीं ना कहीं आपको आकार भी दे रही थी। हाँ, मैंने कहा भी है कि मुझको ऐसी उड़ान दे मौला, बस में सारा जहान दे मौला, सूखे खेतों में अब्र बरस आकर सब किसानों को धान दे मौला। साहित्य और भाषा का रुझान परिवार से मिला या सफर आपने स्वयं चुना? इस साहित्य का रुझान कहा तो आपको कि मैंने वालिद के साथ उस वक्त मोतिहारी की बात कर रहा हूं। मैं मोतिहारी में उस वक्त मेरे वालिद के यानी कि सैयद मोइनुद्दीन अहमद मरहूम के जो दोस्त थे, उसमें 2-4 अच्छे शायर थे। जैसे जनाब मरहूम शहादत हुसैन जिगर महसवी थे, उसमें जनाब जफर मुजीबी साहब मरहूम थे। तो ये लोग आते थे और घंटों बैठते थे। मेरा काम उनको चाय पिलाना होता था, गजलें होती थी, सुनाई जाती थी। तो मेरे जहन में तो एक शायरी, उसका असर, गजल, उसका असर और तरीकाकार, पेशकश का तरीका, इजहार का तरीका, ये सब मैं बारीकी से देखता रहता था और इसने मुझे बड़ा हौसला दिया। जी। तो इसके साथ साथ आप क्या मानते हैं, जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको मोटिवेट किया होगा इन सब चीजों में आगे बढ़ने के लिए, या हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिशा उन्होंने तय करने में अपना रोल निभाया होगा? हमारे एक, हालांकि वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन हम लोग अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और आज के डेट में भी वो एक बहुत बड़े शायर हैं, जनाब तफजील अहमद साहब जी। उनका लबो लहजा, उनकी जबानदानी, उनकी लफ्जों पर पकड़, तो मेरे इस शौक को उन्होंने बढ़ावा दिया। और सच पूछिए तो वो बड़े भाई के साथ साथ वो मेरे उस्ताद भी हुए। क्या छात्र जीवन में ही आपने लिखना शुरू कर दिया था? पहली बार मंच से पढ़ने या बोलने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपने एक दूसरी दुनिया में मुझे पहुंचा दिया। मुझे याद है 27 फरवरी 1974 को SNS कॉलेज में मैं पढ़ता था। उस वक्त के प्रिंसिपल वहाँ रामाश्रय प्रसाद सिंह जी थे, जो मुझे बहुत मानते थे, बहुत बड़े साहित्य मर्मज्ञ थे और रामायण के तो वो स्पेशलिस्ट थे। उसी में एक टीचर थे स्वर्गीय जोगिंदर नाथ द्विवेदी जी। उन्होंने कहा कि तू खाली शायरी करबे कि स्टेज पर पढ़बे। तो हम हंसने लगे। तो उन्होंने एक बाकायदा हॉल में एक प्रोग्राम रखाया और उसमें कहा कि तुम पढ़ो और ये जो लेक्चर टेबल है इसको हम ऊपर रखवा देते हैं, इसी पर सहारा दे देना, अगर पैर थरथराए या बोलने में दिक्कत हो तो इसी पर जोर देना। तो उन्हीं ने हौसला दिया, रामाश्रय बाबू ने और हमारे प्रोफेसर जोगेंद्र नाथ द्विवेदी जी ने। और 1974 के 26 तारीख को मैंने पहली नज्म वहां पढ़ी और वो कितनी शानदार नज्म थी कि वो लगभग 20 बंदों की नज्म थी, 20 पारा थे उसमें। लेकिन वो उसका एक शेर से देखिए कि जिसे कोई पूछता था वो खुदा नहीं रहा हूँ, और जिसे सुन के कोई दौड़े वो सदा नहीं रहा हूँ। जी। तो क्या कभी ऐसा समय आया जब लगा कि यह सफर कठिन है और रुक जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा। लेकिन मामला ये था कि मैं वैसा के बताया कि 4 भाई 6 बहन थे। वालिद हमारे कोऑपरेटिव के बड़ा बाबू थे। हमारे साथ लवाजमात दुनिया जो है वो बढ़ने के साथ साथ बच्चों के घर की भी जिम्मेदारियां, लवाजमात बढ़ रहे थे। तो मुझे ये ऐसा लगा कि इसको जुनून की तरह नहीं लेकर के ऐसा लेना है कि दुनिया का भी काम चले। और फिर इस लिहाज से मैं छोड़ा तो मैंने नहीं, लगातार ये मेरा शौक था और मैं चलता रहा। कई निशस्तें हर हफ्ते होती थी, 15 दिन पर होती थी, महीनों में होती थी। फिर तालिब इल्मी के जमाने में जब मैं LS कॉलेज में था, MA कर रहा था, तो वहां भी मेरे उस्ताद जनाब मरहूम कमर आजम हाशमी साहब रहे। उनके साथ मेरे दोस्त वली अहमद वली रहे। आज के डेट में सैयद हसन अब्बास जो BHU में पर्शियन के हेड हैं वो थे। हम लोग सब मिलजुल कर करके अदबी फिजा को बनाए रखा हम लोगों ने। और माहौल एक ऐसा था कि इसमें दो राय नहीं है कि अदब के जो सारे बेहतरीन नुक्ते हैं वो सब हमारे जहनों में
आश्कारा होते गए। जी, तो ये तो हमने बात करा, लगभग ये आप 40-50 साल पूर्व का बात करा हमने। जी अभी फिलहाल में आपको हंसराज कॉलेज में जी बुला के सम्मानित किया गया हम्म। और आपके 50 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। इस लंबी यात्रा को पीछे मुड़कर आप कैसे देखते हैं? मैं यही जानता हूं कि अल्लाह क्या करम, माँ बाप की दुआएं और मेरे 3 खूबसूरत और समझदार, दयानतदार, वफादार बच्चों का रख रखाव मुझको उस जगह तक जरूर ले आया कि मैं तमाम जहनी खलल से बचते हुए अपनी फिक्र और अपनी सोच को कागज पर कलम से उकेरता रहा और इस हालत में अपने को जरूर ला दिया कि बड़े बड़े मुशायरों का एक बड़ा हिस्सा मैं बनता गया। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसने मंच, मुशायरे का जो मंच है वो हिंदुस्तान के कोई बड़े से बड़े शायर, चाहे वो निदा फाजली मरहूम हो, राहत इंदौरी हो, या फिर बशीर बद्र साहब हो, या फिर वसीम बरेलवी हो, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी मरहूम हो, इन सबों के साथ मैंने शेयर भी किया और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी निजामत में चाहे वो बशीर बद्र साहब हो, चाहे वो फिर निदा फाजली हो, वसीम बरेलवी हो, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी हो, बुद्धिनाथ मिश्रा जी हो, नीरज जी हो, इन सारे लोगों ने मेरी निजामत या संचालन में मुशायरे पढ़े हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हंसराज कॉलेज में जो आपके लिए कार्यक्रम रखा था, इस पे आपकी क्या सोच है? हमारे जो दिल्ली के जो मित्र हैं और दिल्ली की एक बड़ी स्थापित और स्तरीय संस्था है जिसका नाम वयम है, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं नरेश शांडिल्य जी। बहुत हिंदुस्तान में अगर दोहे की बात चलेगी तो उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। फिल्म सेंसर बोर्ड के भी वो मेंबर हैं जी। मेरे एक मित्र हैं वहीं वयम संस्था के सचिव हैं ताराचंद शर्मा जी। मेरे एक और मित्र हैं नीलमीत जी और शशिकांत जी। इन लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में लिखने पढ़ने की जो वो दुनिया है, वो नहीं, शैली तो अपनी जगह विशिष्ट है ही है। पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे हिंदी वर्ल्ड में वो जाने जाते हैं, उर्दू वर्ल्ड में जाने जाते हैं उन लोगों ने। और प्रोफेसर रामा जी जो हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उनकी समझदारी बहुत बड़ी है। मैं पहले एक बार 2 साल पहले ताराचंद शर्मा जी की किताब के विमोचन में मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज कॉलेज में गया था। तभी उन्होंने कहा था कि शकील साहब आपको हम लोग किसी विशेष मौके पर बुलाएंगे जी। और वयम ने उनको विशेष मौका दे दिया, नरेश जी ने, तारा जी ने, शशिकांत जी, अमीर जी ने। और वो मौका था कि उसके बाद मेरे लिए, मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर शायरी की रख रखाव से, साहित्य के योगदान के रख रखाव से 50 साल पूरे होने पर इतनी खूबसूरती के साथ एक सजे सजाए हॉल में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो तारीफ तो अल्लाह को अच्छी लगती है। और अगर इतनी मोहब्बतों से ये भाई लोग हमें, हमारे लिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि लगभग 45 सिर्फ साहित्यकार और कवि और शायर थे वहाँ, जो फरीदाबाद से लेकर मेरठ से लेकर कहाँ से सब लोग आए हुए थे। उन लोगों ने पढ़ा भी, बोला भी, और पहले सत्र में सम्मान समारोह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता बहुत नामी संजय पारिक साहब भी थे। तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे मित्रों में भी रंजन वर्मा जी थे, सुरेश शर्मा जी भी थे, जो मेरे, एक तो मेरे बघा के मित्र भी शामिल थे वहाँ, रंजन जी। अच्छा। मेरे आईजेक के मित्र सुरेश शर्मा जी शामिल थे। तो ऐसा लगा कि हाँ, ये दुनिया अभी तक मुझे उसी मोहब्बतों के साथ रखती है जो पहले रखती थी। जी। आपकी शायरी में भावनाएं ज्यादा होती है या सामाजिक संदेश? भावना अगर नहीं हो तो कोई संदेश आप दे नहीं सकते जी। तो भावनाओं का आदान प्रदान कब होगा, जब आप सूक्ष्मता से उस भावना को संवेदनशीलता के साथ अपने मन में और मस्तिष्क में जब उतारते हैं, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्लेसमेंट का होता है, और प्लेसमेंट आपकी शायरी है। तो मैं ये समझता हूं कि हर वो चीज जो बारीक हो, तीखी हो, महसूस करने वाली हो, मैं भी महसूस करता हूं और हम जैसे दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। जी। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे जो उर्दू भाषा है उसको सिर्फ आप भाषा मानते हैं या एक जीवित संस्कृति का सच मानते हैं? अब देखिए, जहां तक उर्दू की बात है, मैं जबानों के कशमोकश और कशाकश का कायल नहीं हूं।
उर्दू का जो मामला है, उर्दू आपसी मेल जोल को, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हमारी ग्रेट हिंदी के साथ साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती है। कहा ही जाता है कि उर्दू छोटी बहन है हिंदी की। अच्छा। और उर्दू ने जो खिदमत की है, उर्दू के बड़े खिदमतगार जिनका भी नाम लीजिए, चाहे वो आलोचना के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रोज के क्षेत्र में हो, चाहे पोएट्री के क्षेत्र में हो, ये सारे के सारे लोग जो है वो हिंदी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि उर्दू का जो मामला है, उर्दू ने अपने को तो विकसित किया ही किया, प्लस अपनी कशिश को इस हद तक आगे बढ़ा दिया कि अब हर हिंदी वाला गजल लिखने के लिए तैयार बैठा है। कहीं ना कहीं संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उर्दू। हाँ, भारतीय संस्कृति का। अब आप ये देखिए कि हमारे अंदर जो जबान की जो ललक है, और जबान वो जबान है, आप ही हैं। आपको बच्चा जब पानी की तलब करता है तो मम बोलता है। किसी भी डिक्शनरी में मम का मतलब पानी नहीं होता है, लेकिन उसकी माँ समझती है कि मम का मतलब ये पानी मांग रहा है। जब वही बड़ा हो जाता है तो वो पानी बोलता है या जल बोलता है जी। तो और अगर उससे भी रिफाइन हो गया तो वो आप बोल देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जबान, आपने कहा जबान का जो परिवेश है, जो संस्कृति है, तो संस्कृति से आपने खुसरू को सुना, छाप तिलक सब छीन ले मुझे नैना मिलाई की, ये संस्कृति है। ये किस रेफरेंस पर ये बात कही गई? तो ये सारी चीजें उर्दू के अंदर वक्त के साथ मुहावरे की तरह से भी बहुत है। न छेड़ है निखत बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तो ये सारी चीजें, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, जो आपने महसूस किया अपने इर्द गिर्द से, कल्चर वही है जो आपकी जमीन के साथ आपको कुछ बातों को फॉलो कराने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की पीढ़ी है साहित्य और उर्दू से दूर क्यों हो रही है? नहीं, आपका ये सवाल दो सवाल है, साहित्य से दूर होना और उर्दू से दूर जी। तो मैं आपके किस सवाल का जवाब दूं, साहित्य से दूर होने का या उर्दू से दूर होने? दोनों का दे दीजिए संक्षेप में। साहित्य से दूर का पहले सुनिए। साहित्य निश्चित रूप से समाज का वो साफ सुथरा आईना है जिसमें समाज अपनी तस्वीर को देख सकता है। और आज का समाज प्रोपेगेंडे पर आधारित है। आज का समाज हवाबाजी पर आधारित है। आज का समाज सच को किनारे करके और झूठ को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आप ही बताइए कि साहित्यकार का ये धर्म है कि जीवन की सच्चाइयों को, पवित्र संवेदनाओं को, उत्कृष्ट मान्यताओं को और जो शब्द परिमार्जित कर करके अपनी स्थिति को स्पष्ट और स्थापित करते हैं, उनको लेकर के समाज को दर्पण दिखाए। तो ऐसे में जो दर्पण दिखाने वाले लोग हैं, तो इन जनूनी लोगों को, जिनके मन में अब न साहित्य है न समाज है, वो कुंठा जो बेरोजगारी ने पैदा कराई है, वह कुंठा जो बढ़े हुए समाज के, परिवार के जिम्मेदारियों ने बढ़ाई है, इन कुंठाओं की वजह से उन होनहारों का आज की युवा पीढ़ी बहुत ही ऊर्जावान है। मुझे अफसोस है कि अगर इन ऊर्जावान युवाओं को एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा साहित्य परोसा जाए और इस तरह से दिमाग को मोड़ा जाए कि वो इन सब चीजों को भी नारेबाजी के अलावा देख, पढ़ और सुन सके, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ दिखाई देंगे जी। इसके अलावा जो मैंने आपसे बोला, हाँ, उर्दू जी। और रही बात उर्दू की, अब उर्दू के साथ पहले का दौर ये था कि FIR तक पर्शियन में और उर्दू में अंग्रेजों के वक्त में होती थी। भगत सिंह की जो FIR है, आप देखिए वो उर्दू में ही हुई है, पर्शियन में हुई है। लेकिन आज के दौर में उर्दू स्कूलों से गायब की जा रही है।
उर्दू को का आलम यह है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया है। उर्दू का आलम आज के अंदर ये है कि मैंने देखा है कई स्कूलों में, मैं तो उर्दू मूवमेंट का चेयरमैन भी हूँ, प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट का, उस हवाले से मैं कई गांव गया हूँ और कई मीटिंग की है। मैंने गया में एक जोनल मीटिंग की जिसमें नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल सब थे। मैंने मुजफ्फरपुर में की जहाँ सीतामढ़ी से लेके शिवहर से लेके मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर सब थे। मैंने दरभंगा में की, मधुबनी, सरमस्तीपुर सबको लेके इन सारे उर्दू वालों को बुलाया कि उर्दू कहाँ जो है कमजोर हो रही है, उर्दू क्यों नाकारी जा रही है, उर्दू के अखबार क्यों नहीं बहुत ज्यादा मैंने सर्कुलेट हो रहे हैं, उर्दू की पत्रिकाओं का क्या हाल है, इन पर विवेचना की। कई गांव में रात रात में हम लोग रुके और सर्वे किया कि वहां जो बस्तियां हैं, चूंकि उर्दू को भले लोग जो कहें, उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है, उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। और जो अगर ये जबान हिंदुस्तानियों की है तो हिंदुस्तानियों को, जैसे हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी बोलते हैं, मुझसे कहिए कि अगर आप भाषण दीजिए और उसमें उर्दू के शब्दों का 5% भी इस्तेमाल नहीं हो, मैं 90% तो हिंदी में बोल जाऊंगा। हिंदी से भी मुझे लगा और मुझे बढ़ाने में हिंदी वालों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उर्दू वालों तो अपनी दुनिया तो है ही है, तो बड़े सहाफी, बड़े जर्नलिस्ट, बड़े शायर, यहाँ आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ बशीर बद्र 2-2 3-3 दिन क़याम किए हैं। निदा फाजली के साथ मैंने, मेरा और उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। तो मैं इन सब चीजों के साथ सिर्फ इतना ही जानता हूं कि उर्दू के लिए जो कोशिश सरकारी तौर पर की जा रही है वो एक अच्छा नहीं हो रहा है। और रही बात उर्दू वालों की, तो ये बहुत बड़े कसूरवार खुद हैं। बड़े पैमाने पर उर्दू में अनुवादक और सहायक अनुवादक की बहालियां आज से 25 साल 30 साल पहले से होती चली आ रही है जी। उर्दू के जो अनुवादक और सहायक अनुवादक हैं वो प्रखंड में, अंचल में, अनुमंडल में, कलेक्ट्रेट में, हर जगह उर्दू के एक्सपेंशन के लिए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जितना आज भी आपको जितने भी ये अनुवादक मिलेंगे, कोई डेवलपमेंट की फाइल डील कर रहा है सीओ साहब की, कोई सप्लाई की फाइल डील कर रहा है, कोई इसी तरह से ये कोई इंदिरा आवास देख रहे हैं। इनको उर्दू की दरखास्त को कैसे उर्दू में रखा जाए, जिला का गजट, सरकार का गजट कैसे ट्रांसफर करके उर्दू में जो है वो टांगा जाए, ये सब कोई कोशिश किसी की तरफ से नहीं हो रही है। तो आप जो बहाल किए गए हैं, जो उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उर्दू ने रोजी दी है, वो उर्दू के नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे से हम कितनी उम्मीद करेंगे। बहरहाल उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे जनूनी लोग हैं जो आज भी इस जबान के साथ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू की तंजीमें भी हैं, उर्दू के लोग भी हैं, उर्दू टीचर्स भी हैं। हम नाउमीद नहीं हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। अगर आप कुछ जो प्रशासनिक तौर पे जो लोग इस चीज को देख रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब भाषा को कभी भी विषय से जोड़ना या हटाना मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर भाषा कहीं ना कहीं अपने आप में मोहब्बत का पैगाम देती है। नहीं, देखिए उनकी बहालियां ही हुई हैं उर्दू के लिए। वो अनुवादक नहीं कहे जाते हैं, उर्दू अनुवादक जी, उर्दू सहायक अनुवादक। आप सरकार के नोटिफिकेशन की कॉपी को टांगिए, आप जो दरखास्तें आ रही हैं उसका उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। ये सब वो नहीं करेंगे, इंदिरा विकास करेंगे, सप्लाई देखेंगे, वो ये सारी चीजें करेंगे। ये इन सब चीजों से आप बुनियादी कामों से हट करके किसी भी तरह से अगर आपको जिस काम में, अब आप हमें ये बताइए कि बहाली निकाल दीजिए आप 500 मल्लाह लोगों की और नाव पर बैठा दीजिए, उसके बाद उसको पतवार चलाना है चूंकि मल्लाह है, लेकिन वो गाना शुरू कर दे नाव पर बैठ करके, तो ये तो उसका काम नहीं है जी। बिल्कुल, तो वही हो रहा है। और इस सिलसिले में शायद कुछ लिहाज कर करके बड़े बड़े उर्दूदान लोग इस मुद्दे को उठाते नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूँ, चूंकि मुझे ये बहुत तकलीफ होती है जब देखता हूँ कि उर्दू के नाम पर जो लोग लिए गए हैं वो भी उर्दू की खिदमत नहीं कर रहे हैं जी। इसके बाद सर हम आते हैं मॉडरेशन और सार्वजनिक संवाद के ऊपर। एक मॉडरेटर के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक मॉडरेटर किस बात का? जैसे कि आप अपने जीवन में सरकारी सेवाएं भी दिए हुए हैं और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट रहे हैं 11 सालों तक। इस विषय में नहीं, हम तो, मेरा जो, मैं सिविल कोर्ट में था जी,
यहाँ से रिश्तेदार यानी सुपरिटेंडेंट से रिटायर VRS मैंने लिया। मैं 1996 से 1996 से 2018 तक जी बिहार सिविल कोर्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा। सारे लोगों का लगभग 30-35 हजार लोगों का। उसके बाद मैं जोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का भी रहा और इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन का। और मैं 2008 में ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हुआ। शायद पहला बिहारी रहा। अच्छा। इस मामले में जो लगभग 7.5-8 लाख जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सारे रजिस्ट्रार, सारे डिप्टी रजिस्ट्रार, सारे सुपरिटेंडेंट, सारे सेक्रेटरी, सारे मुंसरीम, सारे रीडर, सारे ड्राइवर, सारे ऑर्डरली, पूरे सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, जुडिशियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज लोअर कोर्ट के, उनका मैं नेशनल प्रेसिडेंट रहा। सुबह को मैं अगर केरला में बैठता था एर्नाकुलम की मीटिंग में, तो दूसरे दिन या शाम का रात का खाना मैं गुवाहाटी में खाता था। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोई सिटी मुझसे छूटी होगी। मैं बड़े बड़े मुद्दे जो थे उनका पिटिशनर भी रहा सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे साथ बड़ी मोहब्बतों के साथ मेरे भाइयों ने निभाह किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भूल नहीं सकता हूँ, चाहे वो सतवीर यादव हो, RP भल्ला हो, सैनी जी हो, हमारे सुरेश शर्मा हो, ये जितने लोग रहे हमारे बिहार के अंदर, हमारे अत्यंत अभिन्न मित्र बिहार सिविल कोर्ट के रहे, शंभुनाथ कुंवर रहे, कमलेश्वरी साहा रहे, ये सब बड़े अच्छे अच्छे लोग हमें मिले। और उन लोगों की वजह से, उनकी ताकत की वजह से ही मुझे पूरा हिंदुस्तान देखने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं जो 7.5 लाख लोग जो थे, उनका आप आवाज बनने का भी पूरा प्रयास कर रहे थे। पूरा आवाज बने भी। और मुझे खुशी है कि मैं वो आदमी था जिसको के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लोगों से भी अटैच रहा, पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में, चाहे वो हमारा चीशी हो नागालैंड का, चाहे वो हमारा वो मदन हो, चाहे दादुल लश्कर आसाम का हो, अगरतला का तरुण सिन्हा हो, ये सारा का सारा, या वो एंथोनी हो केरला का, सेंथिल कुमार हो तमिलनाडु का, ये सारे के सारे जितने थे, इन लोगों के साथ मेरा जो जुड़ाव रहा है। हेमंत शर्मा हो दिल्ली के, ये सारे लोग, क्या बताएं कौन सा स्टेट, वो हमारा झारखंड का जो है वो नवीन दत्ता हो, ये जितना है शरद पटेल हो छत्तीसगढ़ के, ये सारे लोग हमारे साथ उस तरह से रहे। सुप्रियो गुप्ता हो बंगाल का, तो मैं नाम लूंगा तो सैकड़ों नाम है जो आज भी मेरे साथ मोहब्बतों के साथ संवाद में है। हम माफ करेंगे वो लोग जो मैं इतने कम वक्त में पॉडकास्ट में उनका नाम इतना नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो याद आया वो मैं बोल गया। बहरहाल उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई और न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने, माननीय न्यायमूर्तियों ने, हाई कोर्ट के माननीय, लगभग मेरी सीटिंग हमको नहीं लगता है 20-25 मुख्य न्यायाधीश महोदयों के साथ मैं बैठा। मैं उच्च न्यायालय के माननीय, सुप्रीम कोर्ट के भी 8-10 माननीय न्यायमूर्तियों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया। लेकिन मुझे जो अफेक्शन, प्यार, ऑनर, इज्जत और मेरी बातों को जो रिकॉग्निशन मिला, मैं हमेशा उसे याद रखूंगा। ये कभी अचानक से मेरे मन में ये सवाल आया है, ये इसलिए मुझे आ जाता है लगभग हर पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ। जैसे आपने न्यायमूर्तियों का बात करा कि जो चीफ जस्टिस टाइप के लोग होते हैं, और फिर आप एक ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जज होते हैं, तो आप दोनों जगह पे क्या एक मतलब डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस लाइक कि एक्सपीरियंस का तो होता ही होगा, लेकिन और क्या ऐसी चीज है जो उन लोगों को अलग बनाती है, जो सीख सकते हैं अगर कोई लॉ का स्टूडेंट देखा? हमने ये देखा, क्योंकि हर स्टेट के जो जुडिशियल एम्प्लॉइज के जो मैटर्स हुआ करते थे, उनको मैं पुटअप करता था जब जाता था कन्वेंशन में, उनके स्टेट की कॉन्फ्रेंस में। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मुझे जितने भी मिले, उनका भी मैं नाम गिनवाऊं तो 20 नाम गिनवा दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें देखा कि जितना अटेंटिव होकर के उन्होंने सारे प्रॉब्लम को सुना, और जितने अटेंटिव होकर के उसका उन्होंने निराकरण भी करने का आदेश दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो जिला संगठन हो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का लेवल हो, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
मूर्तियों का हो या फिर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हों, इन सारे लोगों से मैं जितना मिला हूं वो जीवन में इतना अवसर शायद किसी को मिला होगा, क्योंकि मैंने एक लंबा काल 11 साल तक मैं रहा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहुत ही मोहब्बतों के साथ मैंने सब कुछ देखा। आप तो देख ही रहे हैं कि पूरे घर में जगह नहीं है इतने मोमेंटो, और शायद मेरे मोमेंटो से और वो अंग वस्त्र से, और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपने प्यार कमाया है। बहुत बहुत जी। बहुत। लेकिन आज बहसों में शोर ज्यादा दिखता है और संवाद कम हो गया, आप इसे कैसे देखते हैं? नया करने के लिए और नई तरह से दिखने के लिए दो बात है। नया कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नए तरह से दिखिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रोपेगेंडे ने आदमी को उसके ओरिजिनल स्वरूप से हटाकर उसको डुप्लीकेट बनाने की बात उसमें आ जाती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आदमी को जो कुछ भी है उसका अपना, चाहे वो वाणी हो, चाहे उसके उद्गार हो, चाहे मन मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई उसकी इच्छाएं हो, उसको पवित्रता के साथ प्रस्तुत करने का हुनर उसे होना चाहिए। जैसे जब आईजेक से आप जुड़े हुए थे, उस समय आपने जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी समस्या क्या नोटिस करी थी? सबसे बड़ी समस्या तो ये है आज भी न्यायपालिका के कर्मियों की, कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग मोस्टली राज्यों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एंट्री लेवल पर क्लास का है जी, वो स्नातक है। तो हमारा ये कहना हम लोगों का रहा कि आप जो दूसरे सेक्रेटेरिएट या उच्च न्यायालय के लोग हो या फिर ये सचिवालय जो स्टेट का है उस लेवल के ये लोग हैं, तो इन लोगों का जो वेतनमान है, तो दो तीन चीज, जैसे कि मैं 104017 उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया, आईए नंबर 104017, इसमें हमने /17 मैंने इसमें मुद्दा उठाया और मैंने आईए फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हमें नोमेनक्लेचर यानी एक नाम से आप कहीं सुपरिटेंडेंट पुकारे जा रहे हैं, कहीं रजिस्ट्रार पुकारे जा रहे हैं, कहीं मुंसरिम पुकारे जा रहे हैं, कहीं रीडर पुकारे जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर और सैलरी पूरे हिंदुस्तान के न्यायपालिका के कर्मियों की एक जैसी होनी चाहिए। दिल्ली में कोई 50,000 उठा रहा है और वही बिहार झारखंड में कोई 30,000 उठा रहा है। ये जो एकदम बिल्कुल विजिबल डिस्टेंस है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, सुनवाई चल रही है। ऑनरेबल शेट्टी कमीशन ने न्यायपालिका के पदाधिकारियों के साथ साथ न्यायपालिका के कर्मचारियों के लिए भी अपनी अनुशंसा दी थी जी। और उस शेट्टी कमीशन की कई मीटिंग में मैं रहा था, मैंने उस समय भी ये बात कही थी। जब ऑनरेबल शेट्टी कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दे दिया और वो लागू हुआ, केंद्र सरकार को मिल गया, उन्होंने लागू किया, न्यायाधीशों को मिल गया, न्यायिक पदाधिकारियों को मिल गया, लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि उसको लेने में न्यायपालिका के कर्मचारियों को 5 साल लगे। मैंने एक पिटीशन 257 मैंने फाइल किया, पिटीशन 257 हाँ, तो वो 12 में मैंने फाइल किया, उसका 15 में ऑर्डर आया, शायद 257 है या क्या है 217 जी, कि शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं को लागू होना चाहिए। और तब ये 2015 में आदेश पारित हुआ कि इसको सर्टेन पीरियड तक इसका सबका निराकरण करना है। और दुख की बात है कि इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे राज्यों में उसकी कुछ अनुशंसाएं लंबित है जी। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरे मन में था कि ये सवाल जरूर आपसे करूंगा, आपके अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं माइनॉरिटीज से भी। मैंने माइनॉरिटीज के हवाले से आपको बताऊं, मुझे इस बात का की खुशी है कि मैंने न मैं माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की बात नहीं है, जहाँ भी विरोधाभास होता हो, असमानता होती हो, अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता हो, वहां मैं जाग जाता हूँ और जागा रहता हूँ उन बातों के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने अभी प्रश्न किया, अब जैसे एनआरसी या सीए का मैटर आया था, तो एनआरसी या सीए का मैं लगभग 20 दिन अपने घर से बाहर था जी। और पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर जो धरना प्रदर्शन चल रहे थे, मैं उसका मुख्य वक्ता के रूप में, जैसे यहाँ से निकला, रामनगर गया, नरकटियागंज गया, बेतिया गया, मोतिहारी गया, मुजफ्फरपुर गया,
पटना राजा बाजार गया, सब्जी बाग गया, गया कई जगहों पर जी। मेरा एड्रेस हुआ और मैंने उस हवाले से अपनी बातें कही। इसी तरह से उर्दू के हवाले से जो आपको बताया कि मैंने कि सब जगह जा करके देखा, मैंने घर में बैठ करके कबूतर नहीं उड़ाया, मैं जमीनी तौर पर मैंने जमीनी तौर पर अपना सफर जारी रखा है। अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपने आदमी, अपने लोगों को लेकर के 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन का सफर इख्तियार किया है। और सिर्फ एक आरज़ू है, मुझे ये आरज़ू नहीं है कि मैं एमएलए या एमपी और किसी राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा तोप बन जाऊं, जबकि उन तोपों से कम बड़ा काम नहीं है, उनसे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना कुछ दिया है समाज को और समाज के लिए आज भी है, और मैं अपने उन बुजुर्गों से आज भी सीखता हूं। उन ट्रांसलेटरों की बात की मैं इसलिए चाहता हूं कि कुछ तो लोगों को देखा ट्रांसलेटरों को कि जो दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे उर्दू का एक्सपेंशन हो। उनकी तादाद इतनी नगण्य है कि उसके आगे ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो शायद उनसे ये लोग सीख सकें। तो उर्दू के हवाले से हो, जबान के हवाले से हो, एनआरसी के हवाले से हो, समाज के अंदर बुराइयां जो बढ़ती जा रही हैं। लेफ्टिनेंट हुआ लड़का, लीजिए हमारे दोस्त जय कुमार जी का, महिला कॉलेज में मेरे मित्र हैं अरविंद तिवारी जी, कहा तो कि वो चाहे संकट मोचन मंदिर के महंत जी हो, आदरणीय विशंबर नाथ मिश्रा जी, अरविंद तिवारी जी हो, धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव हो, मेरे अत्यंत प्यारे मित्र ध्रुव गुप्त, हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम जी, ओझा जी हो, आरडीडी, ये सब, अनिल त्रिपाठी हो, राजनाथ शर्मा जी बारांकी में बैठे हों, नरेश शांडिल, ताराचंद शर्मा, ये सारे लोग जो है, शशिकांत जी हो। मेरी ये दुनिया मिली जुली है और मैं इसी मिली जुली दुनिया के साथ ही रह करके मैं चाहता हूं कि मुझे जो 4 लोग कंधा दें, उसमें 2 कंधा इनका हो, 2 कंधा उनका हो। जो मेरी जिंदगी गुजरी है उसी तरह से। जी, भाषा संरक्षण को आप सांस्कृतिक दायित्व मानते हैं या राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी? नहीं, भाषा संरक्षण जो है, सबसे पहले तो जो लोग हैं, देखिए भाषा और संस्कृति 2 चीजें हैं। संस्कृति का लगाव समाज से है, अब भाषा का लगाव पढ़े लिखे लोगों से है। भाषा, जैसे मैं कहा कि बोलने वाला ये नहीं जानता है। आप अभी हमारे थरुअर क्षेत्र में चले जाइए, हम आज तक देखते हैं कि ये इस इलाके में भाषा तो अभी नहीं बनी है भोजपुरी, लेकिन आपको बोलेगा वो ऊजर बोलेगा तो ऊजर धब बोलेगा, करिया बोलेगा तो करिया कुछ कुछ बोलेगा, लाल बोलेगा तो लाल टेस बोलेगा। यानी कि भाषा के अंदर जो उसने महसूस किया है आदान प्रदान में, उसमें कितना टेम्पर किस बात में है, उसका इस्तेमाल वो उसी तरह से शब्दों के साथ करता है। तो अगर समाज अच्छा हो और बेहतर हो तो भाषा को भी समझता है, संस्कृति को भी समझता है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उत्कृष्ट भाषा, सरोकार की भाषा। उत्कृष्ट भाषा वो नहीं है जो ऐसा बोल दीजिए जो कोई ना समझे। सरोकार की भाषा बोलिए जिसके अंदर जमीन का जो गीलापन है और सौंधापन है वो भी रहे, और छोटे छोटे पत्तों के अंदर से या फूलों के सहारे से निकलने वाली हवा की खुशबू जो हो, और ये जो बड़े बड़े बरगद है वो उनके पेड़ अंदर जो है सो बड़ी बड़ी पत्तियों से सरसराहट के साथ निकली हुई आवाज, ये सारी चीज मिली जुली दिखाई दे सरोकार की जबान। तो सरोकार की जबान जो है वो देर तक रहती है, और उत्कृष्ट जो भाषा है जो बना के बोली जाती है, सजा के बोली जाती है, उसमें जिंदगी बहुत नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अलग हो जाइए, उसका इस्तेमाल लीजिए, लेकिन वो आपकी एकेडमिक भाषा हो सकती है, कुछ संभ्रांत लोगों के साथ की हो सकती है, लेकिन जहां जन समूह के साथ सरोकार है वहां आप बोलिए तो वैसी बात बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। तो अब राष्ट्र, सौहार्द और विचार के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। आपकी नजर में देश को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है? देश को सबसे ज्यादा जोड़ने वाली शक्ति देश को महान बनाने की चिंता, और महान बनाने के लिए सभी के साथ चलने की चिंता है। यही एक ऐसी चिंता है कि हम सबको लेके चलें, उसमें न कोई ब्राह्मण हो, न कोई शूद्र हो, न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो। सारे भारतवासी का ये नैतिक दायित्व है कि आज के डेट में ये जो
मैंने ये इत्तेफाक से मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि नाराबाजी में अब यार अल्लाह अकबर बहुत चिल्ला चिल्ला के तुम कहते चले जाओ, अल्लाह अकबर का असर वही नहीं लेगा जो मुसलमान है जी। उसी तरह से हिंदू भी अपना नारा अगर देते चले जाएं, उसका असर कौन लेगा? वो जो हिंदू है। लेकिन इन सब चीजों से तुम्हारी डिग्री का कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं है। अरे कोशिश करो यार कि 4 भाई 3 भाई अगर हो घर के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो लंगड़ा हो, लूला हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सैयद हो, पैठान हो, अंसारी हो, राइन हो, कोई हो, लेकिन ऐसा करो कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप, अपने खानदान का ऊंचा कर सको। इन नारों में उलझ करके, इन सियासतदानों की जो जलेबी छानने वाला हुनर है, उसमें अपने को उलझाओ मत, इसको समझने की कोशिश करो। दुर्भाग्य है कि गार्जियन भी समझता है कि यही दुनिया है और यही कारण है कि अब ज्यादातर बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप किताबों से नाता छोड़ दीजिएगा, पुस्तकों से नाता छोड़ दीजिएगा, विद्यालय महाविद्यालय से नाता छोड़ दीजिएगा और हंगामा और प्रोपेगेंडा और नारों पर चलिएगा, तो फिर आपको ये सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपको रोजगार तो बहुत उत्कृष्ट नहीं दे सकता और अच्छा नहीं दे सकता। जी। क्या साहित्य समाज के घावों को भरने की ताकत रखता है? देखिए, साहित्यकार और जो होता है वो समाज की तकलीफ को तो समझता है, और समाज की जो तकलीफ समझता है वो साहित्यकार अपने अंदर जो कुछ भी समझ चुका होता है उसे परोसता है अपनी शायरी से। ये सच है कि वो मलहम नहीं है, वो मरहम किसी हालत में नहीं है साहित्यकार की कविताएं, लेकिन साहित्यकार की कविताएं एक ऐसा रास्ता जो स्वच्छ हो, सुंदर हो और स्पष्ट हो आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए, उसे तो वो जरूर निर्धारित कर देगा अपनी लेखनी से। जी। यदि कोई युवा शायरी या सामाजिक कार्य में आना चाहता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सामाजिक कार्य में अगर वो आना चाहता है तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लिया जाए हर घर में, आप इस घर में बैठे हैं, यहाँ से निकलिएगा, पॉलिथीन में कुछ कचरा रोड के ऊपर ही फेंके हुए हैं, आप 2 मिनट रुक जाइए, पूछिए भाई किसने फेंका है, जाके हाथ जोड़ के कहिए कि ये काम मत कीजिए, डस्टबिन रखा है उसमें रख दीजिए। ये भी समाज सेवा है। तो आप को करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, आप स्टैंड पर बैठे हैं, एक बूढ़ा आदमी वजन लेके के बस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको हाथ पकड़ के चढ़ा दीजिए और उसका सामान उठा के ले जाके रख दीजिए। ये भी समाज की सेवा है। समाज की सेवा जो है ये कोई पढ़ाई नहीं है। समाज की सेवा आपके मन के अंदर जो पवित्र भावनाएं और निश्चल भावनाएं हैं उनका एकत्र होना और फिर किसी के लिए वो आ जाना बाहर, वही है। और समाज सेवा अगर आप करते चले गए, इसी तरह की सेवा करते 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 आप बड़े सेवा, कभी समाज की सेवा कीजिएगा, फिर आप अपने जिला की कीजिएगा, फिर देश की कीजिएगा। हमारे पास इतने राजनेता है, बहुत सारे अच्छे राजनेता भी हैं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, कुछ को अच्छा नहीं लगता नहीं सुनता हूँ, कुछ को अच्छा लगता है सुन लेता हूँ। लेकिन इतनी बात तो तय है, आपको मैं एक और राज खोल दूं, मैं लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी रहा हूं। अच्छा, जेपी और मैंने उस आंदोलन में मैं धरने पर भी पहले दिन बैठा था। अच्छा। और सीआरपी के आतंक को हमने झेला था। तो जो चीज छात्र जीवन में इंटर में मैं पढ़ता था उस वक्त, तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज की सेवा तो आपकी, जब भाषा की सेवा जब है, तो जब आपका ये जज्बा, ये अंदर का पैदा जब होने लगेगा, तो आपकी संवेदनाएं धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगेंगी। और उसके बाद अगर आपका मन होगा, किताबों में आइए, भाषा अच्छी लगती है, शायरी करने का हुनर, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, एक बात हंसी के लिए कह रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि जब तक के इश्क न किया जाए तब तक शायरी हो ही नहीं सकती है। तो ये सच है कि तमाम शायरों का एक महबूब हुआ करता है, लेकिन जमाने का गम आज के वक्त महबूब के गम से ज्यादा बड़ा है। अच्छा। इसलिए महबूब के गम को जरा कम देखिए, तो हो सकता है रास्ते में भटक जाइएगा। और आज का महबूब भी ऐसा है जो एक साथ कई आशिकों के साथ रहता है। तो इसलिए आपको भी समझ होनी चाहिए और इस मैच्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए कि पहले मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए
और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसको करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे बड़े बड़े शायरों ने, मेरे दोस्तों ने ये कहा और कहा भी है, मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन लगे अगर आपको कि इस मामले में दयानतदारी नहीं है और ये सफर दूर तक नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। मैं उन बच्चों से ये कहूंगा जो युवा हैं कि अमृता प्रीतम जी ने एक किताब है उनकी जीवनी, रसीदी टिकट, उस रसीदी टिकट को वो जरूर पढ़ें। उनको पता चल जाएगा कि अनुराग जो है वो काफी है, ये जनून काफी नहीं है कि मोहब्बत की ही जाए। मोहब्बत कैसी पवित्र चीज है ये रसीदी टिकट से पता चलेगा। जी, अब समापन की ओर आ रहे हैं हम। आपको ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है, एकांत में लिखते हुए या लोगों से बात करते हुए या बोलते हुए? नहीं, बोलते हुए तो नहीं, लेकिन लोगों से मिलना और अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी जगह पर जाना, इसमें अच्छा लगता है। आप अपनी जिंदगी को एक वाक्य में कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? मेरा ही एक शेर है। हाँ। उसी एक वाक्य में, हाँ। मैंने उसी एक शेर से मैं व्यक्त कर रहा हूं कि एक तरफ जमाना है, एक तरफ जमाना है और एक तरफ जरूरत है। एक तरफ जमाना है, एक तरफ जरूरत है, इसके बाद भी दुनिया कितनी खूबसूरत है। जी। आप क्या चाहते हैं, आपको लोग किस रूप में याद रखें, शायर, समाजसेवी या एक इंसान के रूप में? इंसान के रूप में और शायर के रूप में। जी। समाज से भी बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन अभी हमारी हैसियत वो नहीं है और मैं बहुत बड़ा समाज का तोप नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह हूँ। अब मुझसे बहुत करोड़ों लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे शायर और एक के अच्छे इंसान के रूप में याद रखा जाए। हमने तो लगभग अलग अलग विषयों पर बात करा है जी, लेकिन हम अगर आपका जो शेर है वो ना सुने तो ये बिल्कुल दर्शकों के लिए भी मुख्तलिफ नहीं होगा और मेरे लिए भी नहीं होगा कि इतने बड़े शायर के साथ बैठने के बाद उनसे दो चार उनके शेर को ना सुन पाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना कुछ उसमें से अच्छा, मैं अपनी गजलों के दो चार शेर सुना देता हूँ आपको इस हवाले से। सुनिए, जब्त करने से, गजल के दो शेर सुनिए। जब्त करने से हुनर और निखर जाता है, जब्त करने से हुनर और निखर जाता है, प्यार हद से जो गुजरता है बिखर जाता है। हर रात की झील का ठहरा हुआ पानी हूं मैं, रात की झील का ठहरा हुआ पानी हूं मैं, कौन चुपके से मेरी तह में उतर जाता है। जी। और सुनिए दूसरा शेर सुनिए कि उस बयाबा में जहां धूप की शिद्दत होगी, उस बयाबा में जहां धूप की शिद्दत होगी, वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत होगी। वाह। या फिर ये सुनिए, आंखों में रहकर आंख को प्यारी नहीं रही, आंखों में रहकर आंख को प्यारी नहीं रही, वह मेरे साथ रहकर हमारी नहीं रही। और एक मेरी मशहूर नज्म जो हिंदुस्तान के अंदर आज सुनी और जाती है लगभग मेरे से हर स्टेज पर, वो गंगा जी हैं। सिर्फ 2 मिनट की नज्म है, लेकिन मैंने उसमें गंगा जी को कहाँ से निकली, उनका क्या महत्व है पानी का और क्या स्थिति है, इन तीनों पर मैंने फोकस किया है अपनी इस नज्म को। इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है गंगा, माँ की तरह हमारी निगाहबान है गंगा। इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है गंगा, माँ की तरह हमारी निगाहबान है गंगा। शिव की जटा से निकली हिमालय को छोड़कर, उतरी थी जमीन पर चट्टानों को तोड़कर, विष्णु के दर पर आई थी ये हरिद्वार में, और विश्वनाथ से मिली थी ये काशी के प्यार में। प्रयाग में ये जब मिली जमुना की धार से, उस पल ही सरस्वती को बुलाया दुलार से। अब पटना में ये अशोक से मिलकर विदा हुई, अब बंगाल आते आते सभी से जुदा हुई। गंगा को गंगा सागर मिला, जब बहाव से इसका सफर तमाम हुआ। हर पड़ाव से हर घर को, हर नगर को एक वरदान है गंगा, माँ की तरह हमारी निगाहबान है गंगा। पानी इसी का आज भी अमृत समान है। अब पानी पर, पानी इसी का आज भी अमृत समान है, पानी इसी का घर के मरीजों की जान है, पानी इसी का धोता है पापी के पाप को, पानी इसी का रखता है महफूज आपको, पानी इसी का रखते हैं बोतल में जार में, पानी इसी को का देते हैं तोहफे में प्यार में। हर घर को, हर नगर को
एक वरदान है गंगा। अब माँ की तरह हमारी निगहबान है गंगा, और इसका आखिरी वर्तमान स्थिति गंगा जी की। अब इसको गंदगी से बचाने की ठान लें, इसकी सफाई हम पर जरूरी है मान लें। इसने दिया सभी को है, पाया नहीं है कुछ, हम सबसे इसने आज तक मांगा नहीं है कुछ। अब वक्त आ चुका है हम इसको संवार दें, हर शहर हर दयार में जी भरकर प्यार दें। इतनी है गंदगी कि परेशान है गंगा, माँ की तरह हमारी निगहबान है गंगा। मैं मुतमईन हूँ। और एक चीज जो मजहब साहित्यकार पर आप बार बार कह रहे थे, मानवीयता पर कह रहे थे, हमने एक मशहूर नज्म मेरी है मजहब। मजहब में हमने इसमें पहली लाइन ही मजहब है, हर लाइन की पहला शब्द जी। मजहब इबादतों के तरीके का नाम है, मजहब मोहब्बतों में सलीके का नाम है, मजहब है एक उसूल खुदा के दयार का, मजहब निशाने राह है लोगों से प्यार का, मजहब है मीठी बांसुरी मोहन के तान की, मजहब में गूंजती है सदाए अजान की। मजहब परमहंस की रातों के साथ था, मजहब विवेकानंद की बातों के साथ था। अब मजहब ही सुरखरू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, राम से। मजहब पुकारा जाता है ईसा के नाम से। मजहब गुरु की वाणी है, नानक का प्यार है। मजहब में गौतम बुद्ध के जीवन का सार है। मजहब है जिसका जो भी बुराई नहीं करो, मजहब के नाम पर अब लड़ाई नहीं करो। अरे मजहब है एक बुजुर्ग, इसे एहतराम दो, और मजहब को दे सको तो मोहब्बत का नाम दो। मजहब को सिर्फ प्यारो मोहब्बत पसंद है, और मजहब इसीलिए तो अभी तक बुलंद है, अभी तक बुलंद है, अभी तक बुलंद है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर शकील अहमद मोइन साहब। इनके साथ आज का ये खास पॉडकास्ट करके और आखिर में इनके कुछ शायर सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, और सोचने का एक जो मेरा दायरा है वो भी बढ़ा, जो गंगा जी वाला था आपका। हाँ। और मजहब पे भी उसमें जो आपने शब्दों का चयन किया है वाकई में वो तारीफे काबिल है। चलते चलते आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा, दो शब्द बोलिए ताकि मैं भी जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हूँ। आपने देख करके आपको ऐसा लग रहा है जी कि कम उम्र में ऊपर वाले ने आपको अपनी नेमतें दी हैं जी। सवाल पूछने का तरीका, उसके साथ चेहरे के तासुरात जी, और शिष्टता, और विषय और संबंधित व्यक्ति के साथ किया जाने वाला प्रश्न, इन सब चीजों का चुनाव, ये सब मिला जुला के आपको एक विशिष्ट युवा बनाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में आपका सफर बहुत दूर तक और बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा होगा जी। दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए।